हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के इतिहास का छठा चैप्टर, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के बारे में जाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे आई लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हमें मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इस पीडीएफ का लिंक जो है अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी पर दे दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलिए बिना देर की आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। यानी शहरों का विकास जो है वो किस तरह से हुआ, आइए हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। लिखेंगे शहरीकरण की प्रक्रिया में आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों ने योगदान किया। शहरीकरण की प्रक्रिया में लंबा समय लगा। प्राचीन एवं मध्यकाल में अनेक नगर बसे, परंतु आधुनिक नगरों का विकास औद्योगिकरण के बाद ही हुआ। चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम आंसर को सही तरीके से नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। उम्मीद करते हैं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सभी प्रश्नोत्तर के हल मिल जाएंगे। जैसे करेंगे, शहर की प्रक्रिया में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण रखी। एक आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण। यानी इन 3 कारणों की वजह से भी बहुत सारे जो है शहर विकसित हुए हैं और इन प्रक्रिया में एक लंबा समय लगा है। यानी एक बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, कुछ जल्दी ही नहीं हो गया है, एक लंबा टाइम चला है। करें कि प्राचीन और मध्यकाल में अनेक नगर बसे, परंतु आधुनिक नगर का विकास जो औद्योगिकरण के बाद हुआ। यानी प्राचीन काल में, मध्यकाल में बहुत सारे नगर बसे, लेकिन आधुनिक काल में जो नगर बसे वो किस वजह से बसे? औद्योगिकरण की वजह से हुए। रोजगार की तलाश में गाँव छोड़कर लोग औद्योगिक केंद्रों में आए, जो शहर बन गए। इसी प्रकार व्यापारिक केंद्र और प्रशासनिक केंद्र तथा राज्य की राजधानियां भी शहर बन गए। यानी गांव के लोग जो है, जब वहां रोजगार उनका खत्म हो गया तो वे गांव छोड़ करके शहरों की ओर आए और वे ऐसे जगह गए जहां उद्योग थे, और जिन जगहों पर उद्योग लगाए गए वो एक बहुत बड़ा शहर बन गया। इसी तरह से जो व्यापारिक केंद्र थे, जैसे अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई व्यापार की वजह से विकसित हुआ, तो व्यापारिक केंद्र हो गए। प्रशासनिक केंद्र यानी जहाँ से हमारा सरकार कंट्रोल होता है, वे जगह भी, जैसे राज्य की राजधानियाँ, जैसे हमारे जो राज्य है, हम देख सकते हैं दिल्ली जो है वो राज्य की राजधानी है, और इस वजह से वो भी एक शहर के रूप में विकसित हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे रीजन रहे जिसकी वजह से शहर विकसित हुए। आगे पढ़ते हैं हम लोग। शहरीकरण की प्रक्रिया में गांव से गंज या मंडी विकसित हुई। गंज के इर्द गिर्द कस्बा अथवा छोटे शहर का उदय हुआ। आगे चल शहरीकरण की प्रक्रिया में कस्बा से शहर और शहर से नगर और नगर से महानगर बने। यानी शहरीकरण की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे चली। जैसे गांव जो थे वो थोड़े और ज़्यादा विकसित हुए तो वो गंज हुए या मंडी हुए, फिर वो गंज और मंडी जो थे और ज़्यादा उसमें विकसित हुए, यानी और उसमें आधुनिकता आई तो वो एक कस्बा बना, और कस्बा से फिर छोटे शहर का उदय हुआ, और धीरे धीरे चल कर के ये शहर जो थे नगर बने और फिर महानगर। यानी एक तरह से कहा जाए कि एक एक स्टेप करके जो है गांव से जो है हम लोग महानगर तक पहुँचे। आगे लिखेंगे, आधुनिक शहरों की प्रक्रिया में ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये 3 प्रक्रियाएं थी, ये 3 ऐसे काम थे जिसकी वजह से जो है आधुनिक शहर जो है वो विकसित हुए। तो आइए कौन कौन से चीज़ें थी इसको देखते हैं। एक है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, यानी वैसे पूंजी का उदय हुआ जो उद्योगों में लगा सके। तो इस वजह से जब बहुत सारे फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई, तभी हमने जाना कि गांव से लोग जो थे वो शहरों की ओर आए। तो औद्योगिक पूंजीवाद के उदय की वजह से जो है शहरीकरण की प्रक्रिया हुई। दूसरा है औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। यानी हम जानते हैं कि उपनिवेश किसको कहते हैं, तो हमने आपको बताया है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के उसे देख सकते हैं। उपनिवेश तब कहा जाता है जब किसी कमजोर देश पर कोई शक्तिशाली बाहरी देश जो है आकर के नियंत्रण स्थापित कर ले। तो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की वजह से भी विकास हुआ। जैसे अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई का विकास जो है औपनिवेशिक काल में बहुत ज़्यादा हुआ था। तो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया जो थी वो भी एक कारण रहा शहरों के विकास में। तीसरा है लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, यानी लोकतंत्र का विकास होना। यानी बहुत सारे ऐसे शहर थे जहां लोकतंत्र स्थापित हुआ और उसके बाद जो है उसका विकास हुआ। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं रही जिसकी वजह से जो है शहरों का विकास हुआ था। आइए आगे हम लोग देखते हैं। करें कि
इनके कारण ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से एक अलग प्रगतिशील शहरी व्यवस्था की स्थापना हुई। यानी जो ग्रामीण व्यवस्था थी या सामंती व्यवस्था थी उससे अलग होकर के एक शहरीकरण वाली व्यवस्था जो है स्थापित हुई। करे शहर नागरिक, आर्थिक, सैनिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। यानी इस तरह से शहर जो थे ये सभी चीज़ें वहाँ होने लगी, आर्थिक रूप से, सैनिक और प्रशासनिक रूप से ये केंद्र स्थापित हो गए। नगर आधुनिकता के लिए प्रतीक बन गए। यानी नगर जो है उसमें आधुनिक चीज़ें होने लगी। करे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था उद्यमी प्रवृत्ति से प्रभावित एवं प्रतियोगी थी। शहर परस्पर विरोधी छवि वाले भी बन गए। एक और जहाँ भव्य इमारतों में चमक दमक थी, वहीं गरीबों की झोपड़ी, गद्दी बस्तियाँ, बेबसी, लाचारी और बेरोजगारी भी थी। करे कि गांव जो था वहाँ हमने देखा कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जिस वजह से वहाँ ज़्यादातर लोग जो थे वो कृषि में लगे हुए थे। लेकिन अगर बात करी जाए शहरों की, तो शहर में जो है विरोधी छवि वाले बन गए, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जैसे कहा जा सकता है कि एक भव्य और चमकती इमारतें थी, तो दूसरी तरफ गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ थी, गंदी बस्तियाँ थी, जिसमें लोग बेबसी और लाचारी और बेरोजगारी से अपना जीवन जीते थे। तो एक तरह कहा जा सकता है कि एक तरफ जो थी जो सुविधा संपन्न लोग थे और दूसरी तरफ जो है अभाव में जीवन जीने वाले लोग थे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन के बीच की विभिन्नता को स्पष्ट करें। यानी गांव के जो जीवन है और नगर के जो जीवन है उसमें क्या अंतर है। तो हम लिखेंगे गांव और शहरों के बीच काफ़ी विभिन्नताएं हैं। जैसे गांव की आबादी कम होती है और नगर की ज़्यादा होती है। गांव में खेती और पशुपालन आजीविका का मुख्य साधन है, जबकि शहर में व्यापार और उत्पादन। यानी गांव के लोग जो है अपना जीवन जीने के लिए जो है वो क्या करते हैं, खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं, जबकि शहर के लोग जो है वो व्यापार करते हैं और उत्पादन करते हैं, यानी फैक्ट्री में उत्पादित करते हैं या बाजारों में बेचते हैं। दूसरा है गांव में प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ है, शहर में प्रदूषित। यानी गांव का वातावरण जो होता है, हवा जो होती है वो साफ होती है, स्वच्छ होती है, जबकि शहरों में ये सब फैक्ट्री के धुओं, अन्य मोटर कार वाहनों के धुओं की वजह से जो है प्रदूषित है। चौथा है शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि में शहर अधिक उन्नत अवस्था में है, जबकि गांव में नहीं। यानी शिक्षा हो गया, यातायात हो गया और स्वास्थ्य सुविधाएं जो है शहर में अच्छी है, जबकि गांव में नहीं है। पांचवा लिखेंगे कि शहरों में आधुनिकताओं का बोलबाला है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिकता से काफ़ी दूर होता है। यानी शहर जो है उसमें लोग आधुनिक चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि गाँव के लोग जो है इन चीज़ों से काफ़ी दूर रहते हैं। छठा है नगर में रोजगार के साधनों की अधिकता होती है, जबकि गांव में रोजगार के साधन नहीं के बराबर होते हैं। यानी गांव में रोजगार जो है लोगों को बस खेती ही होता है, जबकि रोजगार की अधिकता होती है शहरों में। बहुत सारे रोजगार वहां आपको मिल सकते हैं, इसलिए लोग जो है गांव छोड़ करके शहरों की ओर चले जाते हैं। सातवां लिखेंगे ग्रामीण का जीवन निम्न होता है, जबकि नगरीय लोगों का जीवन जो है उच्च होता है। यानी एक तरह से कहा जाए कि हाईटेक नहीं होते हैं गांव के लोग, जबकि नगर के लोग जो है बहुत ज़्यादा हाईटेक होते हैं। आठवां लिखेंगे ग्रामीण लोग सामान्य तौर पर निष्कपट और ईमानदार होते हैं, जबकि नगरीय लोगों में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि अधिक होता है। देखिए ये एक थोड़ा सा कहा जा सकता है कि इसमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। लेकिन ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि गाँव के लोग जो हैं वो ईमानदार होते हैं, सीधे साधे होते हैं, जबकि नगर के लोगों में ये घृणा, ईर्ष्या, द्वेष जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शहरीकरण जीवन में किस प्रकार से सामाजिक बदलाव आए। यानी शहरीकरण जीवन आने की वजह से लोगों के समाज में क्या बदलाव पड़ा। उत्तर लिखेंगे शहरीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक जीवन में काफ़ी बदलाव लाया। ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, परंतु नगरीय जीवन गतिशील मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। यानी गांव के जो लोग थे उनके जीवन का मुख्य आधार था वो कृषि थी, यानी इसी से इनकी आमदनी होती थी। जबकि बात करी जाए नगरों की, तो नगरों में जो है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। यानी मुद्रा है तो लोगों का विकास हुआ। गाँव में जो खेती की वजह से लोग जो है अपना जीवन यापन करते थे। रोजगार के साधनों की अधिकता के कारण शहर के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगा, जिससे शिक्षा का प्रसार सामाजिक जीवन में एक नया बदलाव लेकर आया। लोगों में स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी, अधिकाधिक धनोपार्जन के लिए प्रतिस्पर्धा माहौल बढ़ने लगा। लोगों के जीवन में सुविधाएं तो बढ़ने लगी, परंतु कलुषता और कुविचार भी बढ़ने लगे, जिससे मानवता की भावना घटने लगी। कह रहा है कि गांव जो थे उसमें तो एक दूसरे के सपोर्ट में लोग रहा करते, लेकिन अगर बात करी जाए शहरों की, तो शहर में रोजगार की अधिकता रही, लोगों का जीवन स्तर जो है काफ़ी ऊंचा उठा क्योंकि पैसे हुए, और इस वजह से शिक्षा का प्रसार हुआ। और शिक्षा जब उनमें आई तो सामाजिक जीवन में एक नया बदलाव आया।
साथ ही साथ लोगों में स्वार्थ की भावना बढ़ने लगी और वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने पास इकट्ठा करने के लिए जो है एक तरह से कहा जाए कि प्रतिस्पर्धी माहौल बढ़ाने लगे, यानी एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ गई। लोगों के जीवन में सुविधाएं भी बढ़ी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गलत विचार जैसे कलुषता और कुविचार भी बढ़ने लगे, यानी द्वेष और लोगों में गलत विचार जो है वो भी बढ़ने लगे और इससे वजह से मानवता की जो भावना थी वो घट गई, यानी मानवता एक तरह से कहा जाए कि गिरने लगी। लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे। सामाजिक जीवन में आधुनिकता का बोलबाला बढ़ने लगा, यानी जो आधुनिक व्यक्ति थे वो ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि वर्चस्व वाले माने जाने लगे। नगरीय जीवन और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक बन गए और व्यक्तिवाद की भावना बढ़ने लगी, यानी नगर और आधुनिक कहा जाए कि ये एक दूसरे के पूरक है। नगर जो है उसमें आधुनिक व्यक्ति रहता है, यह नगरीय जीवन में आधुनिकता देखने को मिलती है। और साथ ही कह रहा है कि व्यक्तिवाद की भावना बढ़ने लगी, यानी एक व्यक्ति की जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। आगे हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। उत्तर लिखेंगे कि शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यावसायिक वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए एक एक करके हम इन लोगों के बारे में जानते हैं। पहले है व्यावसायिक वर्ग। खैर व्यावसायिक वर्ग ने अपने व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति होती वाणिज्यिक कार्यस्थलों, जन परिवहन प्रणाली, औद्योगिक केंद्रों इत्यादि की स्थापना करना प्रारंभ किया, जिससे धीरे धीरे वहाँ की आबादी बढ़ने लगी, सामाजिक जीवन में परिवर्तन होने लगा और छोटा सा क्षेत्र शहर में तब्दील होने लगा। करें एक व्यापारी वर्ग। करें व्यापारिक जो है अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति। अब व्यापारिक उद्देश्य क्या हो सकता है कि वो अपने व्यापार करने यानी सामानों को खरीदने बेचने, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, एक जगह का चुनाव किया और वहाँ परिवहन प्रणाली विकसित किया। इन केंद्रों के औद्योगिक केंद्र के रूप में जो है एक शहर स्थापित हुआ, जहाँ धीरे धीरे आबादी बढ़ी और फिर वहाँ एक शहर बन गया। तो शहर कहा जा सकता है कि व्यवसायियों की वजह से भी बढ़ा। जैसे हम बात करते हैं मुंबई की, तो वो व्यावसायिक रूप से विकसित हुआ। दूसरा है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग धीरे धीरे एक शिक्षित वर्ग के रूप में उभरने लगा। इस वर्ग में शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट इत्यादि विभिन्न पद पर लोग आसीन होने लगे। इनकी आर्थिक स्थिति उन्नत होने लगी, जिससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आया और शहरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो ये लोग जो थे वो एक तरह से कहा जाए कि वेतनभोगी थे और विभिन्न पदों पर आसीन होते थे और ऐसी स्थिति में ये आर्थिक स्थिति से काफ़ी उन्नत थे और इनसे सामाजिक परिवर्तन आया और फिर एक तरह से कहा जाए कि शहरीकरण की प्रक्रिया इनकी वजह से भी बढ़ी। नेक्स्ट है मजदूर वर्ग। गांव के किसान और मजदूर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की ओर पलायन करने लगे, जिससे शहरीकरण को बल मिला। तो उद्योग स्थापित हुए थे, वहाँ गांव से मजदूर पहुँचे और मजदूर पहुँच करके उन उद्योगों में काम करने लगे और इस वजह से एक तरह से कहा जाए कि वहाँ एक भीड़ बढ़ी और इस तरह से एक शहरीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। वहाँ भी मजदूरों की वजह से जो है कहा जा सकता है कि एक शहर प्रारंभ हो गया, विकसित हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा है एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें। औपनिवेशिक की चर्चा अभी हमने कहा कि जब कोई कमजोर देश पर कोई शक्तिशाली देश अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो कह रहा है कि कब कब बताना है हमें, तो जब बम्बई औपनिवेशिक था यानी अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय इस बम्बई का विकास किस तरह से हुआ इसको हमें बताना है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं, किस तरीके से हम जो है इसके उत्तर को लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी, यानी व्यापार को लेकर के यह राजधानी विकसित हुई। एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था, जहां से कपास और अफीम कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जाते थे यानी भेजे जाते थे। इस व्यापार के कारण न सिर्फ व्यापारी और महाजन बल्कि कारीगर और दुकानदार भी मुंबई में बसने लगे। तो इस व्यापार की वजह से क्या हुआ कि व्यापारी तो व्यापार करने के लिए, महाजन जो है और कारीगर वो भी यहाँ बसने लगे। कपड़ा मिलें खुलने पर और अधिक संख्या में लोग शहर की ओर उन्मुख हुए, यानी जब वहाँ उद्योग स्थापित हुए, कपड़ा उद्योग तो बहुत ज़्यादा जो है गांव से लोग जो है वहाँ गए। जैसे कह रहे हैं कि 1954 में बम्बई में पहला कपड़ा मिल स्थापित हुआ। 1931 ईस्वी तक वहाँ 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, जिनमें लगभग 1,40,000 मजदूर काम कर रहे थे। कह रहे हैं 1931 तक लगभग 1/4 ही बम्बई के निवासी थे, बाकी बाहर से आकर के बसे थे। बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल 9.5 गज था। वहाँ प्रति मकान में 20 व्यक्ति रहते थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई जो था पहले 7 टापू था, छोटे छोटे टापू थे। टापू उनको बोला जाता है जो चारों ओर से जो है पानी से घिरा होता है। तो ये 7 टापू जो थे, यहाँ जब जनसंख्या बढ़ती गई तो फिर ये एक दूसरे से जुड़ते गए और इस तरह से कहा जाए कि एक बड़ा शहर जो है विकसित हुआ। और वहाँ जब कपड़ा मिलें स्थापित होने लगी तो बड़ी संख्या में जो है एक तरह से कहा जाए
कि मजदूर आए और वे बसे और वहाँ शहरीकरण का विकास हुआ। कह रहा है मुंबई का विकास सुनियोजित तरीके से नहीं हो सका, यानी जिस तरीके से बाकी यूरोपीय शहर विकसित हुए थे उन तरह से जो है यहाँ विकसित नहीं हुआ। जैसे सिंगापुर की बात करी जा सकती है, तो उस तरह से यहाँ विकास नहीं हुआ, बल्कि 1800 के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया का केंद्र था जो 2 हिस्सों में बटा था। एक में नेटिव रहते थे और दूसरे में यूरोपीय गोरे रहते थे। कोट आबादी उत्तर में एक यूरोपीय उपनगर औद्योगिक पट्टी के रूप में विकसित होने लगी थी। कहे और मुंबई जो था वो 2 भागों में बटा था, एक तरफ नेटिव रहते थे और दूसरी तरफ यूरोपीय गोरे, यानी काले लोग रहते थे और दूसरी तरफ गोरे लोग रहते थे। और कोट आबादी के जो उत्तर की बात करी जाए तो वहाँ एक उपनगर था जो औद्योगिक रूप से विकसित हुआ था, यानी उद्योगों के चलते जो है उसमें विकसित हुई थी, बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए थे। दक्षिण की तरफ की बात करी जाए तो एक उपनगरीय आबादी एवं छावनी थी, यानी पुलिस या सेना की छावनी थी। यह नस्ली विभाजन अन्य प्रदेशीय शहरों में भी रही, यानी ये नस्ल के आधार पर इस तरह का विभाजन जो है अन्य जो प्रेसिडेंसी शहर थे वहाँ भी देखने को मिला। 19वीं शताब्दी के मध्य तक व्यापारिक उद्देश्यों के लिए और अधिक जमीन की जरूरत महसूस हुई तो सरकार और निजी कंपनियों द्वारा नई योजनाएं बनाई गई। 1864 में मलाबार हिल से कोलवा के दक्षिण आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका बैंक रिक्लेम्स कंपनी को मिला। 20वीं शताब्दी के आने तक जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ी, अधिक से अधिक जमीन को घेर लिया गया और समुद्री जमीन को विकसित किया जाने लगा। यानी 20वीं शताब्दी के आते आते जिस तरीके से ज़मीनें बनी, वहाँ जो कहा जाए कि ठेका दे करके दलदली ज़मीन को बढ़ाया गया। आगे लिखेंगे एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट अंतर्गत शुरू की गई, जो 1914 से 18 के बीच एक सूखा गोद का निर्माण किया और इसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल 22 एकड़ का ब्लाड एस्टेट बना डाला। इसके बाद मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया, यानी वो मिट्टी जो थी उसको ऐसी जगह डाला गया जिसकी वजह से जो है एक मरीन ड्राइव हमारे सामने विकसित हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने वीडियो को लास्ट देखिएगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप हमारे चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।